हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम बात करेंगे सीआईबी एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, अगर आप एक पेपर में फेल हो जाते हैं फिर आपको फ्यूचर में क्या करना है, अटेम्प्ट्स कितने हैं, और शेड्यूल क्या रहता है, किस ऑर्डर में पेपर होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज करनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक मिलेगा ई बुक्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ई बुक्स मिलेंगी। एक आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, फिर आपको मिलेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज, फिर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको एग्जाम की तैयारी, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आप जरूर डाउनलोड करिएगा। चलिए फिर अब हम पैटर्न की बात करते हैं। ओके, सो सबसे पहले इस एग्जाम में आपको टोटल 5 पेपर क्लियर करने हैं, सब्जेक्ट क्वालिफाई करने हैं। एक आपका है इलेक्टिव और 4 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं पेपर में? 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर पेपर में। तो 5 पेपर है, 100 क्वेश्चंस ईच, 100 मार्क्स ईच। 2 घंटे का पेपर रहता है और आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जब आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं। और ये पेपर ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, और इसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपको आंसर करने, इवन फिल इन द ब्लैंक टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली आपको 5 पेपर क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तब आप जो है कैब एग्जाम जो है क्लियर कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जब आपका एग्जाम होता है तो इसमें आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है, आपकी कंसेप्चुअल ग्रास्प कैसा है पेपर पे ये देखा जाता है, आपकी एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग चेक की जाती है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखे जाते हैं, क्या आप केस स्टडी सॉल्व कर पाते हो, केसेस को एनालिसिस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। सिर्फ रट्टा मार के या सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। यू नीड टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देके तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम की बात करें तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। कोई ऐसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है जैसे कुछ पेपर्स में होती है। क्या सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं? तो यस, 1 मार्क ईच का यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिलता है। सो 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 आवर्स में आपको हर पेपर को सॉल्व करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि फिर आप को जो आता है वो तो आप सॉल्व करेंगे, बाकी भी जो आपका पेपर है जहां पे आपको डाउट्स हैं तो आप एजुकेटेड गेस के थ्रू भी पेपर को सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? देखिए, अगर आप सारे पेपर एक साथ देते हैं, यानी कि सिंगल अटेम्प्ट है, आप पांचों पेपर एक साथ देते हैं, अगर आपके हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 मार्क्स हैं और ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट स्कोर है वो 50% अगर बनता है, तो आप कैब पास माने जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे एक सब्जेक्ट में 45 हैं, एक फिर इसमें भी 45 हैं, इसमें मेरे 46 हैं, इसमें मेरे 48 हैं और इसमें 51 है। ठीक है, ऐसे मेरा स्कोर है। अब ऐसे मेरे हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 तो हैं, लेकिन एग्रीगेट मेरा 50% स्कोर नहीं बन रहा ना, तो मैंने कैब क्वालिफाई नहीं किया, मेरा सिर्फ ये पेपर क्वालिफाइड माना जाएगा जिसमें मेरे 50+ हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे एक सब्जेक्ट में 48 है, एक में 57, एक में 68, एक में 79, एक में 74। तो मेरा कैप क्वालिफाइड है, क्योंकि मिनिमम मेरे हर सब्जेक्ट में 45 है, ओवरऑल मेरा स्कोर जो है 50% बन रहा है। अब मान लीजिए कि आपका इसमें 48 की जगह 44 होता, तो ये मेरे क्वालिफाइड है क्योंकि मेरे 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, और यहाँ पे ये वाला पेपर मुझे दोबारा देना पड़ेगा। तब मुझे जब वो मैं पहला पेपर दोबारा दूंगी तो मुझे उसमें 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 50+ का ही टारगेट लेके चलो हर सब्जेक्ट में। हो सकता है, मुझे लगता है कि यार 5 पेपर तो बहुत ज्यादा है, 3 पेपर मैं इस बार दे देती हूँ, 2 पेपर मैं अगली बार दे दूंगी। तो मैं 3 इस बार दे रही हूँ, 2 अगली बार दे रही हूँ, तो मुझे हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50 का जो स्कोर है वो लेके आना पड़ेगा। तो ये जो 45 वाला रूल है, ये सिंगल अटेम्प्ट में जब आप सारे पेपर देते हैं तब का होता है। ठीक है, अदरवाइज आप 50 का ही टारगेट लेके चलिए। अब यहाँ पे क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया भी एक चीज होती है। देखिए, अगर आपका सिंगल फर्स्ट अटेम्प्ट है,
पहला फिजिकल अटेम्प्ट है, पहले आपने कभी पेपर नहीं दिया है, पहली बार अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, फिजिकल अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स में आप पास हो जाते हैं और एग्रीगेट अगर आपका 60% या उससे ज़्यादा बनता है तो आपको फर्स्ट क्लास पास माना जाता है। लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट में मिनिमम 60 स्कोर करते हैं और एग्रीगेट अगर आपका 70% से ज्यादा है तो आपको फर्स्ट क्लास पास विद डिस्टिंक्शन माना जाता है। अगर अभी आप आईबीएफ की वेबसाइट देखें तो वहां पे आप ये नोटिस करेंगे कि जो टॉपर्स हैं उनका फोटोग्राफ और नेम बैंक वो सब मेंशन्ड होता है। सो इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, जो आपकी जो अचीवमेंट है इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय आईआईबीएफ। तो अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप करते हैं, तो योर नेम एंड फोटोग्राफ विल बी मेंशन ऑन द वेबसाइट विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। ठीक है। उसके बाद अगर आप एक पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या आपको सारी प्रिपरेशन दोबारा करनी पड़ेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि मैंने सारे पेपर मैंने क्वालिफाई कर लिए, बीएफएम में मेरा स्कोर सिर्फ 41 रह गया, तो बाकी तो मेरे पेपर क्वालिफाइड है, अगली बार मुझे सिर्फ बीएफएम का पेपर देना पड़ेगा और उसमें मुझे मिनिमम 50 स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मान लो कि मैंने फॉर्म फिल करा था और मेरे, जब आप एक बार फॉर्म फिल करते हो ना तो आपके पास ऑप्शन रहता है 5 अटेम्प्ट्स का 3 साल के अंदर। लेकिन मान लो मेरे सारे पेपर क्लियर हो गए थे, अभी मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मेरे 3 साल पूरे होने वाले हैं, या फिर मेरा 5th अटेम्प्ट है, उसमें भी अगर मेरे पेपर क्वालिफाई नहीं हुए तो फिर मुझे सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। मान लो कि मैंने ना 4 अटेम्प्ट्स दिए, 4 अटेम्प्ट्स में मेरे 4 पेपर हो गए, मेरा एक पेपर रह गया बीएफएम का। ठीक है। अब ये 5th अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इसमें अगर मैंने बीएफएम क्वालिफाई कर लिया सब्जेक्ट तो मेरा कैप क्वालिफाइड है। लेकिन अगर मैं इस बार भी मान लो बीएफएम में मेरा 42 ही स्कोर रह गया, इसका मतलब अब क्या है, मेरे 5 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए। अब मुझे सारे पेपर जो मैंने पहले दे रखे थे, जो मेरे क्वालिफाइड थे, वो भी मुझे दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैब के अटेम्प्ट रूल्स क्या हैं। आपको एक बार जब आप एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं तो आपको 3 साल मिलते हैं, 3 साल में 6 बार पेपर होगा, जिसमें से आपको 5 बार में सारे पेपर क्वालिफाई करने हैं। ठीक है। मान लो मेरा पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा अटेम्प्ट, ठीक है, मैं लगातार पेपर दे रही हूँ, कोई गैप नहीं है, इसमें मेरा एबीएम क्वालिफाई हो गया, इसमें मेरा बीएफएम क्वालिफाई हो गया, इसमें मेरा कोई पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ, इसमें मेरा एबीएफएम क्वालिफाई हो गया। ठीक है। अब मेरे बच्चे कौन से, 5th अटेम्प्ट में मुझे बीआरबीएल भी क्वालिफाई करना है और इलेक्टिव भी क्वालिफाई करना है। ठीक है। तो अभी मेरे 4 अटेम्प्ट्स में ये जो पेपर हो गए। अभी 5th अटेम्प्ट में अगर तो मेरा बीआरबीएल और इलेक्टिव मैंने पास कर लिया तो ठीक है, कैप क्वालिफाइड है। नहीं हुआ तो फिर अब मेरे को दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा और मुझे सारे पेपर ही दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है। और जो 3 साल हैं वो अगर निकल गए, हो सकता है मैंने एक बार पेपर दिया, मैंने रजिस्टर किया, मैंने एक बार पेपर दिया, मैंने 2 बार पेपर दिया, फिर बिकॉज ऑफ सम रीजन मैंने पेपर दिया ही नहीं, मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए, तो भी मुझे फिर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। सो अटेम्प्ट्स 5 अटेम्प्ट्स, 3 ईयर विच एवर इज अर्लियर, इसके अंदर अंदर मेरे को सारे पेपर क्वालिफाई करने हैं। इवन अगर मैंने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन मैं, मेरा एडमिट कार्ड आ गया लेकिन मैं पेपर देने नहीं गई, तो भी मेरा अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा आईबीएफ के द्वारा। हो सकता है कि किसी इंसान ने चीटिंग करने की कोशिश करी जिसकी वजह से उसको आईबीएफ ने 2 साल के लिए डिबार कर दिया कि भाई तुम 2 साल के लिए पेपर नहीं दे सकते। ठीक है। किसी पर्सन ने पहले साल ना पेपर दिया, उसका हुआ नहीं, उसको लगा मैं चीटिंग कर लेता हूँ, सेकेंड अटेम्प्ट में उसने चीटिंग करने की कोशिश करी तो वो पकड़ा गया, उसको आईबीएफ ने 2 साल के लिए डी बार कर दिया। ठीक है। तो जब वो अब आगे कभी पेपर देने जाएगा तो ये जो 2 साल हैं ये भी काउंट हो जाएंगे बीच में। 2 साल के लिए जो वो डी बार हुआ है तो वो काउंट होंगे। वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो 2 साल के लिए अलाउड ही नहीं था, मेरे ये क्यों आप 3 साल में काउंट कर रहे हो, नहीं। डी बार भी है अगर कोई 2 अटेम्प्ट्स के लिए या 3 अटेम्प्ट्स के लिए, तो डी बारमेंट का जो पीरियड होता है वो भी काउंट किया जाता है। ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, ये 3 साल का जो लंबा समय है वो हम इन्वेस्ट ना करें। अच्छी प्रिपरेशन होगी तो ये 3 साल 5 अटेम्प्ट्स में आपको फंसना ही नहीं पड़ेगा। अभी जो एग्जाम का शेड्यूल क्या रहता है, पेपर बाय एनुअल है, यानी कि साल में 2 बार पेपर होता है। एक बार मई जून में पेपर होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक पेपर मई में बाकी जून में है, और दूसरी बार पेपर होता है नवंबर दिसंबर में।
ठीक है, तो 2 टाइम ये पेपर रहता है और इनका सीक्वेंस क्या रहता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार अगर हम बात करें सीआईबी दिसंबर 2026 की, तो रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से स्टार्ट होगी और 21 सितंबर तक चलेगी, और जो पेपर हैं वो 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेंगे। अब जो पेपर रहते हैं ना हमेशा इसी सीक्वेंस में होते हैं कि सबसे पहले एबीएम का पेपर होता है, फिर बीएफएम, फिर एबीएफएम, फिर बीआरबीएल और फिर इलेक्टिव पेपर। सैटरडेज और संडेज को ये आपका जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, एबीएम एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का पेपर है 6 दिसंबर को, फिर बीएफएम का पेपर है 12th को और एबीएफएम का 13th को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों पेपर की तैयारी पहले से करके रखें। बीएफएम डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 6 से 12 के बीच का जो टाइम है आप सिर्फ बीएफएम को ही डेडिकेट कर पाओगे रिवीजन के लिए। एबीएफएम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सब्जेक्ट्स पहले से ही रेडी हों। यहाँ पे आप एंड मोमेंट पे सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव बीआरबीएल, देन वी हैव द इलेक्टिव। इलेक्टिव में ज्यादातर लोग एचआरएम इज द मोस्ट पॉपुलर वन, इसके अलावा सेंट्रल बैंकिंग भी है, रूरल बैंकिंग भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, आईटी भी है। तो आपके पास वो ऑप्शंस रहते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, आप उस हिसाब से इलेक्टिव जो है चूज कर सकते हैं। बट इफ यू हैव नो प्रेफरेंस आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर एचआरएम, क्योंकि एचआरएम का कुछ पार्ट जो है आप एबीएफएम में भी एबीएम में भी कवर कर लेते हैं। ओके, अब आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो देखिए आपको ना एक तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। सिंगल स्टेटमेंट में आपको मतलब सीधा पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैस्लोज हायरार्की, तो 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है। मल्टी स्टेटमेंट में आपको 1 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शंस दिए, इसमें से पूछेंगे कौन सी करेक्ट है, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 1 3 एंड 5, ऑल ऑफ द अबव। फिर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि आपको कोई रेशो कैलकुलेट करनी है। अब न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको ऑप्शंस दिए हो सकता है कि आपको वहां पे कैलकुलेट करके खुद आंसर टाइप करना हो। ठीक है, हो सकता है कोई ऑप्शन ना हो, खुद से टाइप करना हो। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका रीडिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए कि इतनी बड़ी केस स्टडी होएगी जिसमें से फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप कितना अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं केस स्टडी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग स्पीड भी आपका अच्छा होना चाहिए। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आते हैं, न्यूमेरिकल भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आ सकते हैं, और वैसे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि जो आपका पेमेंट बैंक है उसमें कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है मैक्सिमम, तो आपको टाइप करना रहेगा। जैब में सारे ही क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस आते हैं, लेकिन कैब में 7-8 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको खुद से आंसर टाइप करना है। सो दिस यू शुड कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, आपको कुछ चीजें तो खुद से टाइप करनी है, आपको याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल भी आपका ऐसा रेडी होना चाहिए कि आप वहां पे टाइप कर सको आंसर। ठीक है, तो ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न है। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in, या फिर इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सीआईबी के लिए ऑन द गो सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। 9 AM एंड 9 PM को उसके सेशंस प्रीमियर होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं, और जल्दी ही हमारा जो सीआईबी का मास्टर कोर्स है वो भी लॉन्च होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, गुड लक।